इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का झारखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झारखंड में सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने की खबरों पर अब फिलहाल विराम लग गया है। जी हां, आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार के पास रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। और इससे पहले ही आपको बताते चले कि विधायक जनार्दन पासवान ने राज्य में बड़ी संख्या में रिक्त पदों का हवाला देते हुए सेवानिवृत्त आयु बढ़ाने की मांग को उठाया था। तो वहीं सोरेन ने जवाब में कहा है कि सरकार का उद्देश्य रिक्त पदों को पर शिक्षित और सकुशल जो भी उनके लिए प्रयुक्त है उनके लिए रोजगार को सर्जित करना है। और साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया है कि आउटसोर्स के कर्मियों को भी संबंधित एजेंसियां पूरा वेतन दें, जहां सरकार पूरे तरीके से इस पर कार्य कर रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सदन में 2025 से 26 के आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को पेश कर दिया है, और जिसमें कि राज्य की अर्थव्यवस्था के सकारात्मक संकेत भी सामने आए हैं। बताते चलें कि रिपोर्ट के अनुसार 2011 से 12 के मुकाबले 2024 से 25 में राज्य की जीडीपी दोगुनी हो गई है, और जहां स्थिर कीमतों में जीडीपी में इजाफा देखने को मिला है। बताते चलें कि नॉमिनल जीडीपी 3 गुना बढ़कर 5,16,255 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। तो वहीं वर्ष 2018 से 19 में से 2024 से 25 तक झारखंड में 4 वर्षों में राष्ट्रीय विकास दर में बेहद ही बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला है। अब खबर रांची से है, जहां झारखंड सरकार के मंत्री दिव्या कुमार ने राज्य की आगामी बजट को लेकर बड़ा बयान दिया है। जी हां, आपको बताते चले कि दिव्या का कहना है कि यह बजट पूरी तरह से प्रगतिशील होगा, और जहां झारखंड की जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप इस बजट को माना जा रहा है। बताते चले कि मंत्री ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि सरकार दिखावटी घोषणाओं में विश्वास नहीं रखती है, बल्कि धरातल पर विकास कार्यों को उतारने पर जोर देगी। और जहां उनके अनुसार यह बजट रोजगार, आधारभूत संरचना, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में मजबूती देगा, तो वही सरकार का लक्ष्य राज्य में समग्र और संतुलित विकास को सुनिश्चित करना है। दिखाने वाला हो। निश्चित रूप से प्रगतिशील बजट होगा, झारखंड की जनापेक्षाओं के अनुरूप बजट होगा, और यह बजट हाथी उड़ाने वाला नहीं होगा, धरातल पर कुछ करके दिखाने वाला हो। निश्चित रूप से प्रगतिशील बजट होगा, झारखंड की जनापेक्षाओं के अनुरूप बजट होगा, और यह बजट हाथी उड़ाने वाला नहीं होगा, धरातल पर कुछ करके दिखाने वाला हो। निश्चित रूप से प्रगतिशील बजट होगा, झारखंड की जनापेक्षाओं के अनुरूप बजट होगा, और यह बजट हाथी उड़ाने वाला नहीं होगा, धरातल पर कुछ करके दिखाने वाला हो। निश्चित रूप से प्रगतिशील बजट होगा, झारखंड की खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर रांची से ही है, जहां झारखंड सरकार की मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने राज्य के अनुपूरक बजट को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि हाल ही में पेश किया गया अनुपूरक बजट उनके विभाग, विशेषकर के पंचायती राज विभाग के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। जहां मंत्री के अनुसार पहली बार राज्य वित्त आयोग के अनुमोदन पर पंचायतों के लिए 605 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। यह भी जानकारी देते चलें कि उन्होंने यह कहा है कि यह निर्णय ग्रामीण विकास और स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाने के लिए इसकी दिशा में बेहद ही महत्वपूर्ण कदम है। इससे पंचायतों को विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए मजबूती मिलेगी। मुझे सबसे पहले आप लोग से साझा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि कल का जो अनुपूरक बजट आया वो हमारे विभाग के लिए बहुत विशेष है। खास करके पंचायती राज में राज्य में पहली बार स्टेट फाइनेंस कमीशन के अनुमोदन पर राज्य को 605 करोड़ रुपए पंचायतों के लिए मिला है, जो ऐतिहासिक है, और इसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत थे। और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगी माननीय वित्त मंत्री और आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का।
इसके अलावा जो ग्रामीण कार्यों में रोड और पुल को लेकर के बातें थी, 1717 करोड़ रुपए ग्रामीण कार्य के लिए मिला है। तो जो लंबित भुगतान और इन सब चीज़ों की बात लोग उठाते रहे, उसका निदान होने जा रहा है। ग्रामीण विकास में भी मुझे लगता है कि टॉप 3 अगर आप बजट की बात करें, पहले 4-5 विभाग जो आते हैं उसमें हमारे तीनों विभागों को मिला है। मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर दुमका से है, जहां नगर निकाय चुनाव का नजारा इस बार लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जैसे ही दिखाई दे रहा है, उसमें आपको बताते चले कि हाईटेक प्रचार, बैनर, पोस्टर और जुलूस के बीच वार्ड नंबर 16 में घमासान भी छिड़ा हुआ है। जानकारी देते चले कि मारवाड़ी और बंगाली वोटर्स की संख्या अधिक है और इस वार्ड में पिछले 18 सालों से राजकुमार मोदी का ही कब्जा रहा और जिस पर कि अतिक्रमण और भ्रष्टाचार के आरोप भी अब लगते हुए नजर आ रहे हैं। जानकारी यह भी देते चले कि अब मारवाड़ी समाज ने प्रवीण कुमार महरिया को उम्मीदवार बना दिया है और जहां प्रवीण कुमार का कहना है कि वह 60 साल की उम्र में जनसेवा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं राजकुमार मोदी ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने 3 बार पार्षद रहते हुए कई योजनाओं पर काम किया है और अब 27 तारीख को परिणाम सामने आएगा और जब मोदी और महरिया के बीच लड़ाई का फैसला सामने होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर दुमका से है, जहां नगर परिषद के चुनाव में कुल 21 वार्ड और लगभग 40,000 मतदाता है और जहां टॉप 5 उम्मीदवारों के बीच अनुभव और बदलाव की जंग भी चल रही है। तो जहां बीजेपी ने समर्थित अमिता रक्षित, तो वहीं आपको बता दें कि श्वेता झा के पति और सुमित कुमार के बीच चुनावी मैदान में हलचल को पूरे तरीके से तेज कर दिया है। अमिता रक्षित के 2 बार के कार्यकाल में अब जो है सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले कि अजय कुमार झा को 5 साल, तो वहीं बोनस पे 3 साल का समय भी मिला। अभिषेक चौरसिया पूर्व अध्यक्ष को चुनौती दे रहे हैं और विनोद कुमार लाल की शराफत की चर्चा हो रही है और जहां सुमित कुमार को बीजेपी के समीकरण को बिगड़ते हुए अपनी उम्मीदवारी पेश उनकी ओर से की गई है। तो अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर क्षेत्र में किसका बोलबाला होगा। अब खबर गिरिडीह से है, जहां डुमरी थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां डुमरी के फुसरो रोड पर घुटवाली इलाके में अधजला शव मिला है। बताते चले कि शव की पहचान पूर्व गिरिडीह के जिला परिषद के अध्यक्ष राकेश महतो के रूप में की गई और जहां यह मामला निमिया घाट थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। जानकारी देते चले कि घटना के बाद राकेश महतो के परिजन और ग्रामीणों में भारी आक्रोश भी फैल गया। तो वहीं उन्होंने डुमरी के फुसरो रोड पर जाम लगा दिया और जहां न्याय की मांग उनकी ओर से लगातार की जा रही है। जानकारी यह भी देते चले कि पुलिस ने शव को बरामद करते हुए जांच को शुरू कर दिया, लेकिन हत्या के कारण का अब तक भी पता नहीं चल सका है। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरास के फुटेज और ग्रामीणों से पूछताछ भी शुरू कर दी है और जहां प्रशासन ने जल्द ही सच्चाई का पर्दाफाश करने का भी आश्वासन दिया है। अब खबर बोकारो से है, जहां कथारा क्षेत्र के शराब तस्करों के द्वारा नकली विदेशी शराब के अवैध कारोबार की सूचना मिलते ही बोकारो के पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारी कथारा ओपी को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। जहां आपको बताते चले कि इसके बाद संदिग्ध व्यक्तियों पर सतत निगरानी रखी गई और जहां गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई है। बताते चले कि प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर गश्त की गई और जहां कथारा बस्ती जाने वाले मार्ग पर आने जाने वाले वाहनों की जांच को शुरू कर दिया गया। आपको बताते चले कि कल मिडिल स्कूल के सामने एक टाटा मैजिक वाहन को रोकने का इशारा जो है वो किया गया था, लेकिन चालक ने वाहन भगाने का प्रयास किया और जहां पुलिस को शक हुआ तो वहीं आपको बताते चले कि इसके बाद वाहन को जब्त कर लिया गया है। तो वहीं पुलिस की ओर से इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली शराब को जब्त किया गया है। खबर बोकारो से ही है, जहां सिटी थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक सड़क हादसे में महिला की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि उसके पति और 2 मासूम बच्चे भी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना
लकड़ी गोला के पास उस वक्त हुई जब तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार परिवार को टक्कर मार दी। जानकारी देते चले कि हादसे में महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसके पति और उसके बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। परिवार बाराहडीह स्थित ससुराल से सेक्टर 3 लौट रहा था और जहां आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने घायल परिवार को सदर अस्पताल में पहुंचाया, जहां मृतका के जीजा ने दोषी ट्रक चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ट्रक को जब्त करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। वो हमारी साली लगती है पुष्पा देवी, अपना मायके गई हुई थी और मायके से लौट रही थी। उसी क्रम में जो है सो कोई टेलर इसको किरण मार दिया, जिस घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। और ये लोग हमारा साढ़ू भी थे, राजेश कुमार, और एक लड़का एक लड़की, उन लोग को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं झारखंड विधानसभा की ओर, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सत्र के भीतर क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। बदलाव हम देखते हैं, नई नई चीजें आ रही हैं, नए नए विचार, नए नए तरीके से जीवन यापन का पद्धति बदल रहा है। जीव जंतुओं में भी ये चीजें देखने को मिलता है और मैं सदन को बताना चाहूंगा कि ये सिर्फ हाथियों को ही लेकर हमारी अब चिंता नहीं है, बल्कि जितने भी जीव जंतु हैं या विशेषकर जो आक्रामक और जानलेवा जो जानवर हैं, चाहे हो लकड़बग्गा हो, भालू हो, तेंदुआ हो, हाथी हो, सांप काटने से भी कई लोगों की जानी जाती है। इन सभी को एक साथ लेते हुए हम लोग एक मजबूत उसका एसओपी हम लोग तैयार कर रहे हैं। घटना कम कैसे हो, घटना घटती है तो लोगों को मुआवजा कितनी जल्दी हम लोग उपलब्ध करा पाए, और ये भी सुनिश्चित हो रही है कि जहां ऐसे घटना घटेगी डिस्टेंस के अनुसार जो भी हेडक्वार्टर हो और घटना स्थल हो, कम से कम समय में 2 घंटे, 1 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, जितना भी समय लगे वो सुनिश्चित किया जाए कि पदाधिकारी और उससे संबंधित लोग वहां पर पहुंचे। ये सारी चीजें हम लोग विचार में रखा है और माननीय सदस्यों ने जो मुआवजा को लेकर भी कहा है, सभी राज्यों के ये व्यवस्था है। जहां ऐसी घटना है तो कहीं 4 लाख है, तो कहीं 6 लाख है, कहीं 8 लाख है, कहीं 10 लाख है, कहीं 20 लाख है, कहीं 50 लाख, 25 लाख भी है। तो कहीं पर घटना अधिक भी होता है, कहीं घटना कम भी होता है। ये भी चीजें हैं, जहां कम घटना है वहां अधिक मुआवजा देने में उनको कोई दिक्कत भी नहीं है। और हमारे परिप्रेक्ष्य में उन सभी का एक होलिस्टिक क्या एक बेहतर ये हो सकता है, हम लोग उस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। और माननीय सदस्यों की चिंता वाजिब है और सरकार इस पर, चूंकि हमने जो ये घटनाएं हो रही थी, इसी बीच हमने वन विभाग के लोगों को बुलाया था, पदाधिकारियों को बुलाया था, उनको मजबूत इंस्ट्रक्शन हम लोगों ने भी दिया इंस्ट्रक्शन। और चूंकि घटनाएं बढ़ भी रही है और अभी जो समय है, इस समय जब हाथियों का झुंड इस क्षेत्र में रहता है तो इसमें थोड़ा सा अभी लोग जंगलों में ही और विभिन्न क्षेत्रों में ही इस पर नजर लगाए हुए हैं। और इसके साथ साथ हम लोग जल्द से जल्द हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस पर एक ठोस कदम के साथ आगे हम लोग बढ़े। और जो विगत हम लोगों ने 2020-21 से लेकर के आज तक की पूरी डिटेलिंग ली है, विगत 5 साल से लेकर आज तक, और इसका जो ट्रेंड है उस ट्रेंड को भी स्टडी कर रहे हैं। माइनिंग की बात आई है, माइनिंग पर भी हम लोग, हालांकि ऐसी कोई अभी तक ये नहीं आया है
ऐसी शिकायत नहीं है, लेकिन इस पर भी एक गंभीरता से माइनिंग क्षेत्र के इर्द गिर्द जो उनका आने जाने का जो रास्ता है उस पर भी हम लोग जो गलत इलीगल माइनिंग हो रहे हैं इस पर मजबूती से कार्रवाई की जाएगी। अब हो गया माननीय सदस्य, अब हो गया, काफी समय हो गया। अब उत्तर समय की ताकि माननीय सदन नेता उठ के सारा बात आप लोगों को समक्ष रख दिया। ठीक, माननीय सदस्य प्रदीप यादव जी, उन्होंने आग्रह किया है कि इसको स्थगित करने के लिए मैं उनको स्थगित करता हूं और अगले 26 तारीख के लिए उनको रखता हूं, 9/3 के लिए रखता हूं। अब माननीय सदस्य श्री सरजू राय जी। महोदय, सरकार का उत्तर प्राप्त है। मैंने विशिष्ट स्थान के लिए चिन्हित करके और कहा था कि यहाँ दामोदर नदी के भीतर माइनिंग हो रहा है, अवैध माइनिंग, और नदी की धारा को बदल दिया गया है। तो मेरा ये स्पष्ट एक स्थान का जिक्र है। ले लिया, ले लिया। ठीक, सरकार का जो उत्तर आया है वह उत्तर ठीक मार्क दे दिया, जनरल है कि ऐसा होता है तो हम टास्क फोर्स बनाए हैं, बीसीसीएल भी इस पर कार्रवाई करता है। तो मैं जानना चाहूँगा माननीय मंत्री जी से या सरकार से कि मैंने जिस स्थान पर दामोदर नद के भीतर खनन की बात कही है, दामोदर की धारा वहाँ मोड़ने की बात कही है, ये सही है कि नहीं है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, वरिष्ठ सदस्य आदरणीय सरयू राय साहब ने अपने ध्यानाकर्षण के प्रस्ताव में कई एक बिंदुओं का जिक्र किया है। यह ध्यानाकर्षण का प्रस्ताव दामोदर नदी को प्रदूषित करने से लेकर जल प्रवाह को रोककर कोयला के अवैध उत्खनन से लेकर चतरा जिले के टंडवा में एनटीपीसी के कोयला खदान से निकला प्रदूषित बहिस्राव नदी में जाने के संबंध से लेकर चंद्रपुरा ताप बिजली घर के ऐश पौंड का विस्तार दामोदर नदी के किनारे तक और बिल्डिंग बायलॉज के उल्लंघन से लेकर तमाम विषयों पर है। मान्यवर, स्पेसिफिक जो माननीय सदस्य यह पूछ रहे हैं बरनी घाट का जो विभाग के द्वारा उत्तर प्राप्त है वह उत्तर भी माननीय सदस्य ने पढ़कर ही सुना दिया है। विभाग यह कहता है कि जिला खनन कार्यालय धनबाद से प्राप्त पत्रांक 335 दिनांक 18/2/26 के द्वारा बरनी घाट के पास दामोदर नदी के भीतर जल प्रवाह को रोककर किनारे तक कोयला के अवैध खनन के संबंध में प्रतिवेदित है कि जिला अंतर्गत खनिज अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण के रोकथाम हेतु टास्क फोर्स गठित है जो समय समय पर औचक स्थल निरीक्षण करता है और अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण के मामले पाए जाने पर विधि सम्मत कार्रवाई होती है। तो मान्यवर, विभाग ने बड़ा स्पष्ट दिया है कि इस इलाके में उनके प्रतिवेदन के मुताबिक ऐसी कोई घटना वहां उनको प्रतिवेदित नहीं हुई है, जिस वजह से उन्होंने एक पूरी तरीके से जो विधिसम्मत कार्रवाई की प्रक्रिया है उसको लिखा है। माननीय सदस्य अगर उस बिंदु पर चाहते हैं तो आपके माध्यम से मैं यह जरूर चाहूंगा कि थोड़ा सा फिर समय दिया जाए कि संबंधित विभाग से उसको मंगाकर माननीय सदस्य की परीक्षा को शांत किया जा सके। महोदय, मैं बरनी घाट के बारे में माननीय मंत्री जी को सहयोग करना चाहता हूं। 4 दिन पहले के चित्र हैं, नदी के भीतर में कैसे अवैध खनन हो रहा है, पोकलेन लगाया गया है। दूसरा चित्र है, तीसरा चित्र है भी खनन का है, अवैध खनन हो रहा है वहीं उसके बगल में। उसके बाद महोदय, ये दामोदर की धारा बदल दी गई है अवैध खनन के लिए, उसका चित्र है। और अवैध खनन के लिए धारा बदलने का एक कुप्रभाव हुआ है कि वहां से जो ग्रामीण पेयजल परियोजना तक पानी जाता है वो पानी नहीं जा रहा है, पेयजल परियोजना ध्वस्त हो गई है। और इसके विरोध में आसपास के ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। तो ये एक दिन की बात नहीं है। जब प्रश्न पूछा गया
तो विभाग को चाहिए था कि स्थान का निरीक्षण कर ले। खुलेआम ये हो रहा है कि नदी के भीतर हो रहा है और नदी के किनारे पर मुहाना बनाकर हो रहा है। तो माननीय मंत्री जी को मैं आसन के माध्यम से ये भिजवा देता हूं। और आखिर इस तरह का उत्तर क्यों आया, क्यों नहीं अधिकारियों ने जाकर देखा वहां? जब मैंने खास विशेष जगह का जिक्र किया है तो अधिकारियों को जाना चाहिए था देखने। इनकी लापरवाही है कि नहीं, है माननीय मंत्री जी खुद ही तय करेंगे। अवैध खनन के बारे में महोदय इसकी सूचना वहां के उपायुक्त को दी गई है, खुद मेरे सामने फोन करके दिया है, वहां के सीनियर एसपी को दिया गया है, कोई कार्रवाई नहीं, इसका वीडियो भी। तो जब शासन प्रशासन, डीसी, एसपी, माइनिंग ऑफिसर ये सब इस तरह काम करेंगे तो लगता है कि वो इसमें उनकी सांठगांठ है, अवैध खनन को बढ़ावा दे रहे हैं नदी के भीतर, क्योंकि ओवरबर्डन हटाए बिना वहां कोयला ही सीधे मिलता है नीचे नदी के पेट में। तो इससे अधिक निंदनीय क्या हो सकता है महोदय? माननीय मंत्री जी अगर चाहें कि मैंने जो फोटोग्राफ दिया है तो उसकी जांच करवा लें, और अगर ये सही है तो कौन माइनिंग करा रहा है, कौन कर रहा है, और डीसी, एसपी और डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर ने क्यों नहीं ये कार्रवाई की? और बीसीसीएल महोदय इसका पार्टनर है। बीसीसीएल के जानकारी में जो आउटसोर्सिंग वाले हैं ये सब मशीन प्रोवाइड कराते हैं, आम लोगों के पास वैसे मशीन नहीं मिलती। उत्तर ले लेते हैं सभी लोग जी ठीक। कितने को माननीय मंत्री जी? मान्यवर, मैंने अपने वक्तव्य के शुरू में कहा था कि माननीय वरिष्ठ सदस्य का जो ध्यान आकर्षण था वो बड़ा समेकित था और बड़े विभिन्न विषयों पर था। आज माननीय सदस्य अगर एक विशिष्ट बिंदु पर या पर्टिकुलर बरनी घाट के मुद्दे पर कर रहे हैं तो जो दो मैं प्रतिवेदन देख रहा था वो धनबाद जिला के अंतर्गत आता है, बोकारो में नहीं आता है। वो प्रतिवेदन के में जो उल्लेखित था वो हमने सदन को पढ़कर सुनाया, लेकिन माननीय सदस्य अगर इससे संतुष्ट नहीं है तो हम लोग निश्चित रूप से प्रयास करेंगे कि पिन पॉइंट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन या माननीय सदस्य के द्वारा जो चित्र फोटो हमको उपलब्ध कराया गया है इसको भेजते हुए प्रतिवेदन मांगने का प्रयास करेंगे। मान्यवर महोदय, माननीय मंत्री जी को मैंने प्रमाण दिया है, जो उत्तर है सरकार का मैं उसको चुनौती दे रहा हूँ। ये उत्तर गलत है। उत्तर तैयार कराने वाले में कौन ऐसे सज्जन हैं जिनकी आंख से दिखाई नहीं पड़ता है, जबकि कई किलोमीटर में नदी के भीतर खनन होता है, धारा बदल दी गई है, अब पेयजल परियोजना बर्बाद हो गई है। सबका चित्र मैंने दिया है। नदी के भीतर सड़क बनाया हुआ है, नदी के भीतर खुदाई हो रही है, सामने मुहाना बनाकर किनारे पर अवैध माइनिंग हो रही है। ठीक है माननीय सदस्य, तो आपका कार्रवाई क्या कर रहे हैं? आपका कागजात माननीय मंत्री जी को भिजवा दिए हैं आसन के माध्यम। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।